हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उत्तराखंड व करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, मैंने इसमें यूकेपीएससी और यूके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी दोस्तों इसमें इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को आपके उत्तराखंड पीसीएस और दोस्तों आपके उत्तराखंड एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपके जीएस के सेक्शन के लिए। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आप लोगों को दोस्तों इसमें जो भी स्कोर आएगा आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं साथियों, अगर आप लोगों ने अन्य जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं या फिर उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से वो सभी के सभी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों, मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर मकवाना दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि इस आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? यानी कि दोस्तों भारत का डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दोस्तों कितना रहा था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.7% दोस्तों भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2011 सेंसस के अनुसार। वही दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड था। अगला प्रश्न हमारा, बैलेडिला खान जो छत्तीसगढ़ में है किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? अब देखिए दोस्तों, बैलेडिला खान छत्तीसगढ़ में है, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है। और यह दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बैलेडिला खान है यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है और यहाँ से दोस्तों जापान को लोहा निर्यात किया जाता है। आपने दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है? और दोस्तों भारत की लैंड बाउंड्री कुल कितने देशों के साथ लगती है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की दोस्तों स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों इन 7 देशों के साथ क्या है, भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। आप लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कुल तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रहसन की रचना करी थी? अब दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा रचना पूछी गई है। ठीक है, प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर हो रखे दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि किस पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रहसन की रचना करी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन प्रथम ने दोस्तों मत्तविलास प्रहसन की रचना करी थी। यह दोस्तों संस्कृत का एक व्यंग्य है। वहीं दोस्तों आपने पल्लव राजवंश से ध्यान में रखना है कि पल्लव वंश जो है इसके संस्थापक दोस्तों सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न हमारा, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले में नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जिस समय पर समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई थी और उससे दोस्तों जब विष उत्पन्न हुआ था तो उस विष को दोस्तों महादेव के द्वारा इसी स्थान पर ग्रहण किया गया था, जिससे कि उनका कंठ नीला हो गया था और इसी वजह से दोस्तों इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? अब दोस्तों निहिलिज्म कह लीजिए या फिर दोस्तों इसको शून्यवाद कह लीजिए। निहिलिज्म दोस्तों या फिर शून्यवाद का जो विकास है वह रूस में हुआ था और रूस में दोस्तों जार अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में निहिलिज्म का विकास हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? और दोस्तों यूएन के द्वारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया था उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
भारत की रैंक दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वीं रही है। कुल 146 देशों में से भारत की दोस्तों रैंक 126वीं रही है। और दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो फिनलैंड है वो लगातार दोस्तों 7वीं बार इसमें प्रथम रैंक पर आया है। ठीक है, अब दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि जो विश्व खुशहाली सूचकांक है इसमें किन आयामों के द्वारा देशों को रैंक किया जाता है। तो दोस्तों कुल 6 आयाम आपने ध्यान में रखने हैं, जिनमें आता है दोस्तों जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता और दोस्तों स्वस्थ जीवन। ये 6 आयामों के द्वारा दोस्तों इस विश्व खुशहाली सूचकांक में देशों को रैंक किया जाता है और इंडिया की रैंक इसमें 126वीं रही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अब दोस्तों इन 4 आंदोलनों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। इसका नेतृत्व दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखिए दोस्तों बारदोली जो सत्याग्रह है यहाँ पर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया है और बारदोली की ही महिलाओं ने दोस्तों सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। बाकी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह तीनों का ही नेतृत्व दोस्तों गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई सीएसटी में दोस्तों सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। मुंबई सीएसटी यानी कि दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है मुंबई सीएसटी है, यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। वहीं दोस्तों मुंबई चर्च गेट जो है यहाँ पर दोस्तों हमारा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है और नई दिल्ली में दोस्तों हमारा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आपने इन तीनों रेलवे जोन को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर सम्मेलन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था काफ़ी ज़्यादा हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और वहीं दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प किया गया था। तो दोस्तों ये जो सम्मेलन है यह आयोजित किया गया था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, किन क्रम की चट्टानों में मिलेंगे दोस्तों हमें। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक धात्विक जो खनिज हैं वो इन 4 चट्टानों में से किस चट्टान में हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारवाड़ क्रम की जो दोस्तों चट्टानें होती हैं इसमें हमें दोस्तों सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उसमें दूसरे सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों जो धारवाड़ चट्टान है इसी में हमें कर्नाटक में दोस्तों कोलार और हट्टी की खान मिलती है जो कि दोस्तों सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इन 4 डिवाइस में से आपने बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस दोस्तों आपको कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे कि मेन आप जानते होंगे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, यह सभी दोस्तों क्या है हमारे इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न हमारा, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है। और दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों इसका 32वां सदस्य देश अभी हाल ही में बन रखा है स्वीडन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नाटो की जो स्थापना है वह 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और वहीं दोस्तों इसका जो 31वां सदस्य देश बना था तो वो बना था फिनलैंड और अभी दोस्तों हाल ही में 32वां इसका सदस्य देश स्वीडन बन गया है। तो आपने दोस्तों सभी पॉइंट्स को नाटो के बारे में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, टाइगर ट्रैम्प 2024 युद्धाभ्यास भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों टाइगर ट्रैम्प जो 2024 युद्धाभ्यास है ये भारत के साथ किस अन्य देश ने इसको आयोजित किया था, तो आपने को नहीं बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइगर ट्रैम्प 2024 युद्धाभ्यास दोस्तों भारत व अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया था। आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न हमारा, वही दोस्तों देखिए आपने ध्यान में क्या रखना है ना, सेशेल्स और भारत के मध्य भी अभी एक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था, लामितीय सैन्याभ्यास। ठीक है, तो लामितीय सैन्याभ्यास अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बता देना सेशेल्स और इंडिया के बीच सेशेल्स में ही आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जून 1967 को दोस्तों 25 जून 1967 को रामनगर में दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड बजट 2024
किस मूल बिंदु पर केंद्रित है? अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो बजट है 2024, वह ज्ञान, ये जो ज्ञान है इस मूल बिंदु पर दोस्तों केंद्रित है। ज्ञान का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जी से हो गया गरीबी, वाई से हो गया यूथ, ए से हो गया दोस्तों अन्नदाता और एन से हो गया नारी शक्ति। तो दोस्तों इन चारों पर ही क्या है, हमारा उत्तराखंड बजट 2024 इस मूल बिंदु ज्ञान पर केंद्रित है। अगला प्रश्न हमारा, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? अब देखिए दोस्तों, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया था जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में 2023 में, और इसमें दोस्तों भारत के शेरपा के तौर पर दम्मू रवि को नियुक्त किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि जो अभी हमारा 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था 2023 में, इसमें दोस्तों भारत के G20 शेरपा के तौर पर अमिताभ कांत को चुना गया था। तो दोस्तों आपने दोनों के शेरपा को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अब देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 129 है, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अभिलेख न्यायालय यानी कि फेडरल न्यायालय क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों जो भी सुनवाई करी जाती है, जो भी केस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जब इसी से रिलेटेड कोई दूसरा केस आता है, तो पहले केस के आधार पर ही इसमें फैसला सुना दिया जाता है। ठीक है, इससे समय की भी बचत रहती है और दोस्तों फैसले लेने में भी क्या होता है, थोड़ी सी सहायता रह जाती है। वहीं दोस्तों आप लोगों ने ये भी जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है दोस्तों, वह आर्टिकल 124 के द्वारा करी गई है। ठीक है, और 28 जनवरी 1950 को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? अब दोस्तों आज़ादी के समय हमारा देश जो है वह एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश था। हालांकि अभी भी हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन दोस्तों जो उस समय की जनसंख्या है वह लगभग 75% जनसंख्या दोस्तों कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत की कितनी जनसंख्या दोस्तों कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न हमारा, डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है? अब देखिए दोस्तों, 46 ऐसे देश जो कि दोस्तों जिनकी जीडीपी क्या है, जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही डाउन है, उनके द्वारा दोस्तों एक डकार घोषणा, एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आया गया था, जो कि दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? अब दोस्तों लोक लेखा जो समिति है, यह दोस्तों हमारी राज्यसभा की, इसमें हमारे कुल 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि जो लोक लेखा समिति है, इसमें 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और 15 सदस्य हमारे लोकसभा के होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कुल मिलाकर के इसमें हमारी 22 सदस्य संख्या रहती है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2006 में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा बार दोस्तों ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में हमें देखने के लिए मिला है। अगला प्रश्न हमारा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी कि दोस्तों मुद्रा किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुद्रा जो है यह गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रमों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह दोस्तों 2015 से प्रारंभ करी गई है और ये योजना दोस्तों सूक्ष्म उद्योग जितने भी हैं उनको दोस्तों 10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? अब दोस्तों इन 4 आभूषणों में से आपने बताना है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये आपका प्रश्न है कि कौन सा आभूषण दोस्तों हाथ में नहीं पहना जाता? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुरखली दोस्तों कान का आभूषण है। ठीक है, यह हाथ में नहीं पहना जाता। बाकी दोस्तों धागुल, पौंची और गोखले यह दोस्तों हमारे हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण के लिए और पर्यावरण में सुधार के लिए दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चित्रकूट जो वाटरफॉल है यह दोस्तों गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों इसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। इसकी दोस्तों जो इसका जो दोस्तों आकार है, इसके आकार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो घोड़े के नाल के आकार के समान दोस्तों इस जलप्रपात का आकार है। अगला प्रश्न हमारा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर आपने आपने ध्यान में रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुदी है, इसकी दोस्तों ऊंचाई 2696 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम दोस्तों दोदा बेटा है, उसकी ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक वर्त समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? अब देखिए दोस्तों इन चार विषय में से किस विषय से एक वर्त समिति संबंधित थी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह समिति दोस्तों रेलवे से संबंधित थी। इसके द्वारा दोस्तों 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, और लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी क्या हो रखा है कि 2017 में फिर से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिए जाने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? अब देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, ठीक है, और इस घटना को दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा जब गृह त्याग किया गया था, तो इस घटना को दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, और गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों शरीर को त्याग करने पर इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आपने तीनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सांसदों के विशेषाधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है? अब देखिए दोस्तों सांसदों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि दोस्तों संसद में वह कोई भी किसी प्रकार का अपना चरित्र दिखाएं, किसी प्रकार का दोस्तों शोर शराबा करते हैं, इसके आधार पर दोस्तों उन्हें न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। इनको कुछ विशेष अधिकार इस प्रकार के प्राप्त रहते हैं। तो दोस्तों इस विशेषाधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में करी गई है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्टिकल 105 में दोस्तों सांसदों के विशेषाधिकार की चर्चा करी गई है, और वही दोस्तों विधानमंडल के सदस्यों को भी दोस्तों इसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और इनकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल 194 के 2 में करी गई है। तो आपने दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? अब देखिए दोस्तों ये जो हैती है यह एक कैरिबियन कंट्री है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ से दोस्तों भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हैती में गैंग वॉर यानी कि गृह युद्ध प्रारंभ है, जहाँ से दोस्तों भारतीय नागरिकों को दोस्तों सुरक्षित निकालने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। अब साथियों आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय और बहुत सारे ऑपरेशन दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपने इस ऑपरेशन को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1930 के शारदा एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन दोस्तों 1930 के शारदा एक्ट के समय गवर्नर जनरल था। और दोस्तों इस शारदा एक्ट के तहत हुआ क्या था? तो दोस्तों शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र दोस्तों 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम उम्र इसके तहत 18 वर्ष निर्धारित करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? अब देखिए दोस्तों इन चार झीलों में से आपने बताना है कि ऐसी कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। वहीं दोस्तों आपने कोलेरू झील को ध्यान रखना है, ये पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं दोस्तों लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। यह दोस्तों हमारी एक प्रकार से देखा जाए जो लोनार झील है यह क्रेटर झील का उदाहरण है। वहीं दोस्तों लोकटक जो झील है, लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है, और दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अब दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये वर्ष 1951 से लेकर के 1956 तक दोस्तों ये योजना चली थी, और यह योजना दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? अब देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई कानून है जो दोस्तों लोकसभा से या फिर राज्यसभा से पास हो गया है मगर दूसरा सदन उसको अनुमति नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या करते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में करी गई है, और यह प्रावधान दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका कि भारत में वर्तमान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में दोस्तों वर्तमान में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं,
ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दोस्तों वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल हमारे इंडिया में हैं, तो 42 हैं। वहीं दोस्तों 41वां कौन सा था, तो शांति निकेतन दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वह 41वां विश्व धरोहर स्थल था। और दोस्तों 42वां होयसला मंदिर, जो कि दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, यह हमारा 42वां विश्व धरोहर स्थल था। अगला प्रश्न हमारा, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो सौर मंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह बुध है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वह भी बुध हो जाएगा। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बुध ग्रह हो जाएगा। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो आकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी नदी बोले या फिर बोले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी जो नदी है वह नदी है दोस्तों हमारी यांगजी नदी, जो कि दोस्तों चाइना में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। और वहीं दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह 6300 किलोमीटर है, आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर की जलधारा है। अब देखिए दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये किस महासागर की जलधारा है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जलधारा दोस्तों अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है, जो कि दोस्तों एक गर्म जलधारा है, और इस जलधारा को दोस्तों यूरोप का कंबल भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समान नागरिक संहिता यानी कि दोस्तों यूसीसी की चर्चा किस भाग में करी गई है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। इसमें से दोस्तों यूसीसी की जो चर्चा है वो किस भाग के अंतर आती है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 4 में दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता यानी कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करी गई है। भाग 4 के दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 44 है, इसमें दोस्तों समान नागरिक संहिता की चर्चा करी गई है। और अभी दोस्तों उत्तराखंड में यह लागू हो चुका है, ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों अभी राष्ट्रपति की अनुमति इसको 11 मार्च को मिल चुकी है। और इसके बाद से दोस्तों अब बस इसका इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जो कि इसको लागू करने के लिए एक इसका मसौदा तैयार करेगी, ठीक है, पूरे का पूरा दोस्तों इसके नियम बनाएगी। और जैसे दोस्तों वो नियम बनकर के रेडी हो जाएंगे हमारे उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ यूसीसी लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एशिया को यूरोप से कौन सी जलसंधि अलग करती है। तो दोस्तों एशिया को यूरोप से वास्पोरस जल संधि अलग कर दी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में जल संधियों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आपने वास्पोरस को ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों पाक जल संधि, देखिए दोस्तों इसमें क्या गड़बड़ी करते हैं ना बच्चे, इसमें दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों पाक जल संधि लगाए जाते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों भारत व श्रीलंका के मध्य दोस्तों पाक जल संधि स्थित है। वहीं दोस्तों डेविस जल संधि से आपने ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। और दोस्तों कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में दोस्तों यह स्थित है। वहीं दोस्तों मलक्का जल संधि आपने ध्यान में रखनी है, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और यह विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। अगला प्रश्न हमारा, समस्त मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में देखने को मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, समस्त मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे दोस्तों बारिश हो, आंधी तूफान या फिर चक्रवात वगैरह, यह सभी घटनाएं दोस्तों हमें क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिलती हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है, ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन अष्टप्रधान में दोस्तों पेशवा का पद होता था, जो कि प्रधानमंत्री कहलाता था, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री को तब पेशवा कहा जाता था, और यह दोस्तों इन अष्टप्रधान में सबसे मुख्य पद होता था। अगला प्रश्न हमारा, लखवाड़ बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों लखवाड़ बांध जो परियोजना है यह दोस्तों देहरादून में दोस्तों यमुना नदी पर बनाई गई है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने लखवाड़ परियोजना के बारे में ध्यान में रखना है कि 2008 में दोस्तों इसको केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। वहीं दोस्तों जो देहरादून है, देहरादून में दोस्तों यमुना नदी पर व्यासी जल विद्युत परियोजना भी है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। वहीं दोस्तों देहरादून में टोंस नदी पर किशाऊ बांध परियोजना, इचारी बांध परियोजना, छिब्रो परियोजना, दोस्तों ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं आपने ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा केस रहा था जिसमें संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि दोस्तों संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया गया था। तो दोस्तों ऐसा केस था हमारा केशवानंद भारती वाद, जो कि दोस्तों 1973 में आया था, ठीक है, केशवानंद भारती केस आपने ध्यान में रखना है। और इसमें दोस्तों संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
तो दोस्तों आर्टिकल 243 का जो झ है, ऑप्शन डी जो है दोस्तों हमारा, यह दोस्तों हमारे पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वही दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आर्टिकल 243 हमारा ग्राम पंचायतों व नगर पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार द्वारा जारी अंतरिम बजट में भारत को किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा अभी 2024 में अंतरिम बजट पेश किया गया है। दोस्तों अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में आता है, कुछ महीनों के लिए जो बजट आता है दोस्तों वह अंतरिम बजट कहलाता है। अब दोस्तों अंतरिम बजट जब जारी किया गया था तो इसमें दोस्तों भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, वह लक्ष्य दोस्तों 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरूर इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दोस्तों ये एक विधेयक था, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब दोस्तों इसके संबंध में कौन सा कथन सही है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों पहला कथन है हमारा, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डाटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकृत करता है। वहीं दोस्तों आपका दूसरा कथन है, यह भारत के बाहर ऐसे प्रश्न से कारण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यह दोनों ही कथन दोस्तों हमारे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के लिए सही हैं। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं राधा रतूड़ी जी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव है। तो दोस्तों पहली हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब दोस्तों आगे भी दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी चीज़ जो दोस्तों पहली होती है वह स्टैटिक के तौर पर भी दोस्तों, स्टैटिक जीके के तौर पर भी आपसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है इसकी भी दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई हैं रितु बहारी जी। दोस्तों आपने दोनों ही महिलाओं को ध्यान में रखना है, इन दोनों से ही आपको प्रश्न देखने के लिए आपके एग्जाम में जरूर मिल सकता है। वही दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपका स्कोर इस वीडियो में कितना बन रखा है। 50 में से दोस्तों आप लोगों ने कितना स्कोर इस वीडियो में कर रखा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे बता सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को आपको आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूँ। धन्यवाद।